परिचय। तुम इस शेल्फ में क्या ढूंढ रहे हो? मेरी जीव विज्ञान की किताब यहां नहीं है। आज मेरे जीव विज्ञान के टीचर ने बताया है कि कल जीव विज्ञान का लिखित टेस्ट होगा। तो तुम्हारे टेस्ट का विषय क्या है? कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन। कृपया मेरी सहायता करो भाई। ठीक है, मैं तुम्हें कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन की विभिन्न प्रावस्थाओं के बारे में बताता हूं। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। कोशिका चक्र की व्याख्या करना, कोशिका चक्र की विभिन्न प्रावस्थाओं को समझना, एम प्रावस्था और इसकी विभिन्न अवस्थाओं के बारे में जानना, सूत्री विभाजन के महत्व का वर्णन करना, अर्धसूत्री विभाजन और इसकी विभिन्न अवस्थाओं के बारे में जानना, अर्धसूत्री विभाजन के महत्व का वर्णन करना। कोशिका चक्र क्या है? कोशिका जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। सभी कोशिकाएं दो भागों में विभाजित होकर जनन करती हैं, जिसमें प्रत्येक पैतृक कोशिका विभाजित होकर हर बार दो संतति कोशिकाओं को जन्म देती है। ये नवनिर्मित संतति कोशिकाएं स्वयं वृद्धि और विभाजन कर सकती हैं। एक पैतृक कोशिका और इसकी संतति वृद्धि और विभाजन के बाद एक नई कोशिकीय जनसंख्या का निर्माण करती हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोशिकाएं पूर्व मौजूद कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं, कोशिका विभाजन कहलाती हैं। वास्तव में यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और सभी जीवित जीवों में पाई जाती है। कोशिका विभाजन के दौरान डीएनए प्रतिकृतिकरण और कोशिका वृद्धि भी होती है। अब आइए कोशिका चक्र के बारे में जानें। घटनाओं का अनुक्रम जिसके द्वारा एक कोशिका अपने जीनोम का द्विगुणन कोशिका के अन्य संघटकों का संश्लेषण करती है और अंत में दो संतति कोशिकाओं में विभाजन करती है, कोशिका चक्र कहलाता है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि प्रतिकृति गुणसूत्र यानी डीएनए कोशिका विभाजन के दौरान जटिल घटनाक्रम के द्वारा संतति केंद्रकों में वितरित हो जाते हैं। अब आइए कोशिका चक्र की प्रावस्थाओं के बारे में जानें। कोशिका चक्र की प्रावस्थाएं। कोशिका चक्र को दो मूल प्रावस्थाओं में विभाजित किया गया है, अंतरावस्था और एम प्रावस्था या सूत्री विभाजन। एम प्रावस्था उस प्रावस्था को व्यक्त करती है जब वास्तविक कोशिका विभाजन या सूत्री विभाजन होता है, और अंतरावस्था दो क्रमिक एम प्रावस्थाओं के बीच की अवस्था को व्यक्त करती है। एम प्रावस्था का आरंभ केंद्रक विभाजन से होता है, जो कि संगत संतति गुणसूत्र के पृथक्करण यानी कैरियोकाइनेसिस के समतुल्य होता है, और इसका अंत प्रायः कोशिका द्रव्य के विभाजन यानी साइटोकाइनेसिस के साथ होता है। अंतरावस्था को विश्राम प्रावस्था भी कहते हैं। इस दौरान कोशिका क्रमबद्ध तरीके से कोशिका वृद्धि और डीएनए प्रतिकृतिकरण करके विभाजन के लिए तैयार होती है। पहले आइए अंतरावस्था की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में जानें। अंतरावस्था को आगे तीन प्रावस्थाओं में विभाजित किया गया है। G1 प्रावस्था या गैप 1, एस प्रावस्था या संश्लेषण प्रावस्था, G2 प्रावस्था या गैप 2। अब आइए प्रत्येक के बारे में विस्तार से जानें। कोशिका चक्र की प्रावस्थाएं। शेष। अंतरावस्था की अवस्थाएं। G1 प्रावस्था सूत्री विभाजन और
डीएनए प्रतिकृतिकरण के आरंभ के बीच अंतराल को प्रदर्शित करती है। G1 प्रावस्था के दौरान कोशिका उपापचयी रूप से सक्रिय होती है और निरंतर वृद्धि करती है, लेकिन इसका डीएनए प्रतिकृति नहीं करता है। एस प्रावस्था या संश्लेषण प्रावस्था उस अवधि को दर्शाती है जिसमें डीएनए संश्लेषण या प्रतिकृतिकरण होता है। इस समय प्रति कोशिका डीएनए की मात्रा दुगनी हो जाती है, लेकिन गुणसूत्र की संख्या में कोई वृद्धि नहीं होती है। G2 प्रावस्था के दौरान सूत्री विभाजन के लिए प्रोटीन का संश्लेषण होता है, जबकि कोशिका वृद्धि होती रहती है। कुछ कोशिकाएं जो आगे विभाजित नहीं होती हैं, G1 प्रावस्था से निकलकर निष्क्रिय अवस्था में पहुंच जाती हैं, जो कोशिका चक्र की शांत अवस्था यानी G0 कहलाती हैं। इस प्रावस्था में कोशिकाएं उपापचयी रूप से सक्रिय रहती हैं, लेकिन ये विभाजित नहीं होती हैं। इनका विभाजन जीव की आवश्यकता के अनुसार होता है। मूल्यांकन। आगे बढ़ने से पहले आइए जानें कि आपने कितना सीखा। सही विकल्प को उठाकर उसके संगत स्थान पर रखें। एम प्रावस्था और इसकी अवस्थाएं। एम प्रावस्था सूत्री विभाजन भी कहलाती है, क्योंकि जनक और संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या बराबर होती है, इसलिए ये समविभाजन भी कहलाती है। सूत्री विभाजन को निम्नलिखित 4 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है: पूर्णावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था और अंत्यावस्था। आइए इनके बारे में विस्तार से जानें। पूर्णावस्था। सूत्री विभाजन की पहली अवस्था पूर्वावस्था है। ये अंतरावस्था के S और G2 प्रावस्था के बाद की अवस्था है। S और G2 प्रावस्था में नए डीएनए अणु बनते हैं और आपस में गुंथे होने के कारण स्पष्ट नहीं होते हैं। पूर्वावस्था के पूर्ण होने के दौरान जो महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं, उनकी निम्न विशेषताएं हैं। गुणसूत्रीय द्रव्य संघनित होकर ठोस समसूत्री गुणसूत्र बन जाता है। गुणसूत्र 2 अर्ध गुणसूत्रों का बना होता है, जो आपस में सेंट्रोमियर यानी गुणसूत्र बिंदु से जुड़े रहते हैं। समसूत्री तर्कु। सूक्ष्म नलिकाओं के जमावड़े की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। कोशिका द्रव्य के ये प्रोटीन युक्त घटक इस प्रक्रिया में सहायता करते हैं। एम प्रावस्था और इसकी अवस्थाएं। मध्यावस्था। सूत्री विभाजन की द्वितीय अवस्था मध्यावस्था कहलाती है। इस अवस्था में मध्यावस्था गुणसूत्र 2 संतति अर्ध गुणसूत्रों से बना होता है, जो आपस में गुणसूत्र बिंदु से जुड़े होते हैं। गुणसूत्र बिंदु की सतह पर स्थित छोटी बिंब के आकार की संरचना काइनेटोकोर कहलाती है। ये संरचना तर्कतंतु के जुड़ने का स्थान है, जो दूसरी ओर कोशिका के केंद्र पर स्थित गुणसूत्रों से जुड़े होते हैं। मध्यावस्था में गुणसूत्रों के पंक्तिबद्ध होने का तल मध्यावस्था पट्टिका कहलाता है। मध्यावस्था की मुख्य विशेषताएं हैं: तर्कतंतु गुणसूत्र के काइनेटोकोर से जुड़े रहते हैं। गुणसूत्र तर्कु मध्य रेखा की ओर जाकर मध्यावस्था पट्टिका पर पंक्तिबद्ध होकर ध्रुवों से तर्कतंतु से जुड़ जाते हैं। अब आइए सूत्री विभाजन के अगले चरण अर्थात पश्चावस्था के बारे में जानें। पश्चावस्था ये सूत्री विभाजन का तीसरा या अगला चरण है। पश्चावस्था के प्रारंभ में मध्यावस्था पट्टिका पर आए प्रत्येक गुणसूत्र एक साथ अलग होने लगते हैं और 2 संतति अर्ध गुणसूत्र 2 विपरीत ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं।
इस अवस्था की मुख्य विशेषताएं हैं। गुणसूत्र बिंदु विखंडित होते हैं और अर्ध गुणसूत्र अलग होने लगते हैं। अर्ध गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं। एम प्रावस्था और इसकी अवस्थाएं। अगली अवस्था अंत्यावस्था है। ये निम्नलिखित मुख्य घटनाओं को दर्शाती है। गुणसूत्र विपरीत तर्कु ध्रुवों पर एकत्रित हो जाते हैं और उनकी पृथक तत्व के रूप में पहचान समाप्त हो जाती है। गुणसूत्र समूह के चारों ओर केंद्रक आवरण का निर्माण हो जाता है। केंद्रिका, गोल्जिकाए और अंतर्द्रव्यी जालिका का पुनर्निर्माण हो जाता है। क्या आप जानते हैं कि सूत्री विभाजन द्विगुणित गुणसूत्रों के संतति केंद्रकों यानी केंद्रक विभाजन में संपृथकन से ही समाप्त नहीं होती, बल्कि कोशिका विभाजन संपन्न होने के अंत में कोशिका स्वयं एक अलग प्रक्रिया द्वारा दो संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, जो कोशिका द्रव्य विभाजन कहलाती है। सूत्री विभाजन का महत्व। अब तक हमने सूत्री विभाजन की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में जाना। अब आइए देखें कि सूत्री विभाजन का क्या महत्व है। सूत्री विभाजन का महत्व। सूत्री विभाजन में साधारणतया समान आनुवंशिक अवयव वाली द्विगुणित संतति कोशिकाएं बनती हैं। बहुकोशिकीय जीवों की वृद्धि सूत्री विभाजन के कारण होती है। कोशिका वृद्धि के परिणाम स्वरूप केंद्रक व कोशिका द्रव्य के बीच का अनुपात अव्यवस्थित हो जाता है। इसलिए ये आवश्यक हो जाता है कि कोशिका विभाजित होकर केंद्रक कोशिका द्रव्य के अनुपात को बनाए रखे। सूत्री विभाजन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान कोशिका की मरम्मत करना है। अधिचर्म की ऊपरी सतह की कोशिकाएं, आहार नाल की भीतरी सतह की कोशिकाएं और रुधिर कोशिकाएं निरंतर प्रतिस्थापित होती रहती हैं। विभज्य योतिकी ऊतकों, शीर्षस्थ एवं पार्श्वीय कैम्बियम में सूत्री विभाजन के कारण पौधों में जीवन भर वृद्धि होती रहती है। मूल्यांकन। आगे बढ़ने से पहले आइए जानें कि आपने कितना सीखा। सूत्री विभाजन की अवस्थाओं का उनकी संबंधित घटनाओं के साथ मिलान करें। अर्धसूत्री विभाजन और इसकी अवस्थाएं। अब आइए अगले विषय अर्थात अर्धसूत्री विभाजन पर आते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लैंगिक जनन द्वारा संतति के निर्माण में दो युग्मकों का संलयन शामिल है, जिनमें अगुणित गुणसूत्रों का एक समूह होता है। युग्मक विशिष्ट द्विगुणित कोशिकाओं से निर्मित होते हैं। ये विशिष्ट प्रकार का कोशिका विभाजन, जिसके द्वारा बनने वाली अगुणित संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। इस प्रकार का विभाजन अर्धसूत्री विभाजन कहलाता है। अर्धसूत्री विभाजन की मुख्य विशेषताएं निम्नवत हैं। अर्धसूत्री विभाजन में केंद्रक और कोशिका विभाजन के दो अनुक्रमिक चक्र शामिल होते हैं, जिसे अर्धसूत्री 1 और अर्धसूत्री 2 कहते हैं। लेकिन डीएनए प्रतिकृतिकरण का केवल एक चक्र पूर्ण होता है। इस अवस्था में पैतृक गुणसूत्रों के प्रतिकृति के साथ समान संतति अर्ध गुणसूत्र बनने के बाद अर्धसूत्री 1 अवस्था प्रारंभ होती है। अर्धसूत्री विभाजन में समजात गुणसूत्रों का युगलन एवं पुनर्योजन होता है। अर्धसूत्री 2 के अंत में 4 अगुणित कोशिकाएं बनती हैं।
अर्धसूत्री विभाजन को निम्न अवस्थाओं में वर्गीकृत किया गया है। पूर्वावस्था 1, मध्यावस्था 1, पश्चावस्था 1 और अंत्यावस्था 1 अर्धसूत्री 1 के तहत आती हैं, जबकि पूर्वावस्था 2, मध्यावस्था 2, पश्चावस्था 2 और अंत्यावस्था 2 अर्धसूत्री 2 के तहत आती हैं। अब आइए प्रत्येक प्रावस्था का विस्तार से अध्ययन करें। अर्धसूत्री विभाजन और इसकी अवस्थाएं। अर्धसूत्री 1 की प्रथम अवस्था पूर्वावस्था 1 है। ये सूत्री विभाजन की पूर्वावस्था की तुलना में बहुत लंबी और अधिक जटिल है। गुणसूत्रों के व्यवहार के आधार पर इसे आगे निम्न 5 प्रावस्थाओं में उपविभाजित किया गया है, अर्थात तनुपट्टे, युग्म पट्टे, स्थूल पट्टे, द्विपट्टे और पारगति क्रम। तनुपट्टे। प्रकाश सूक्ष्मदर्शी से देखने पर तनुपट्टे अवस्था के दौरान गुणसूत्र धीरे धीरे स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। गुणसूत्र का संहनन तनुपट्टे अवस्था के दौरान जारी रहता है। इसके बाद पूर्वावस्था 1 का द्वितीय चरण प्रारंभ होता है, जिसे युग्म पट्टे कहते हैं। इस अवस्था के दौरान गुणसूत्रों का युग्मन प्रारंभ हो जाता है और इस प्रकार की संबद्धता को सूत्र युग्मन कहते हैं। ऐसे युग्मित गुणसूत्र समजात गुणसूत्र कहलाते हैं। इस अवस्था का इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मलेखी ये दर्शाता है कि गुणसूत्र सूत्र युग्मन के साथ एक जटिल संरचना का निर्माण होता है, जिसे सिनेप्टोनिमल सम्मिश्र कहते हैं। सूत्र युग्मित समजात गुणसूत्र के युग्म द्वारा निर्मित सम्मिश्र युगली अथवा चतुष्क कहलाता है। हालांकि वे अगली अवस्था में अधिक स्पष्ट दिखाई देते हैं। अगली अवस्था स्थूल पट्ट पहले की दोनों चरणों से अधिक लंबी होती है। स्थूल पट्ट अवस्था के दौरान युगली गुणसूत्र चतुष्क के रूप में अधिक स्पष्ट दिखाई देते हैं। इस अवस्था में पुनर्योजन ग्रंथिकाएं दिखाई देने लगती हैं, जहां पर समजात गुणसूत्रों के असंतति अर्ध गुणसूत्रों के बीच विनिमय होता है। विनिमय 2 समजात गुणसूत्रों के बीच आनुवंशिक पदार्थों का आदान प्रदान है। विनिमय 2 गुणसूत्रों पर आनुवंशिक पदार्थों के पुनर्योजन को बढ़ावा देता है। समजात गुणसूत्रों के बीच पुनर्योजन स्थूल पट्ट अवस्था के अंत तक पूर्ण हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप विनिमय स्तर पर गुणसूत्र जुड़े हुए दिखाई पड़ते हैं। स्थूल पट्ट अवस्था के बाद द्विपट अवस्था आती है। द्विपट अवस्था की शुरुआत की पहचान सिनेप्टोनिमल सम्मिश्र के विघटन से होती है। अर्धसूत्री विभाजन और इसकी अवस्थाएं। पूर्वावस्था 1 पूर्ण होने के बाद मध्यावस्था 1 आती है। इस अवस्था में युगली गुणसूत्र मध्य रेखा पट्टिका पर व्यवस्थित हो जाते हैं। विपरीत ध्रुवों के तर्कों की सूक्ष्म नलिकाएं समजात गुणसूत्र के जोड़ों से जुड़ जाती हैं। पश्चावस्था 1 अगली अवस्था है। इस अवस्था में समजात गुणसूत्र अलग हो जाते हैं, जबकि संतति अर्ध गुणसूत्र बिंदु से जुड़े रहते हैं। पश्चावस्था 1 के बाद अंत्यावस्था 1 आती है। इस अवस्था में केंद्रक कला और केंद्रिका पुनः स्पष्ट होने लगते हैं। कोशिका द्रव्य विभाजन शुरू हो जाता है और ये कोशिका द्विक कहलाता है। यद्यपि बहुत से मामलों में गुणसूत्र का कुछ छितराव हो जाता है, वे अंतरावस्था केंद्रक की पूर्णतया फैली अवस्था तक नहीं पहुंचते हैं। 2 अर्धसूत्री विभाजन के बीच की अवस्था अंतराल अवस्था कहलाती है और ये सामान्यतः कम समय के लिए होती है। अंतराल अवस्था के बाद पूर्वावस्था 2 आती है। अर्धसूत्री विभाजन
और इसकी अवस्थाएं। अर्धसूत्री विभाजन 2 सामान्यतः गुणसूत्र के पूर्ण लंबा होने से पहले कोशिका द्रव्य विभाजन के तत्काल बाद प्रारंभ होती है। अर्धसूत्री विभाजन 1 के विपरीत अर्धसूत्री विभाजन 2 सामान्य सूत्री विभाजन के समान होता है। पूर्वावस्था 2 के अंत तक केंद्रक झिल्ली अदृश्य हो जाती है। गुणसूत्र पुनः संघनित हो जाते हैं। पूर्वावस्था 2 के बाद मध्यावस्था 2 आती है। इस अवस्था में गुणसूत्र मध्यांश पर पंक्तिबद्ध हो जाते हैं और तर्कों की विपरीत ध्रुवों की सूक्ष्म नलिकाएं संतति अर्धगुणसूत्र के काइनेटोकोर से चिपक जाती हैं। सूत्री विभाजन के समान मध्यावस्था 2 के बाद पश्चावस्था 2 आती है। पश्चावस्था 2 प्रत्येक गुणसूत्र के गुणसूत्र बिंदु के तत्काल अलग होने से शुरू होती है और गुणसूत्र कोशिका के विपरीत ध्रुवों की ओर चली जाती है। अर्धसूत्री विभाजन की अंतिम अवस्था अंत्यावस्था 2 है। इस अवस्था में गुणसूत्रों के 2 समूह एक बार पुनः एक केंद्रक आवरण में बंद हो जाते हैं। कोशिका द्रव्य विभाजन के बाद 4 अगुणित संतति कोशिकाओं का चतुष्टय बन जाता है। अर्धसूत्री विभाजन का महत्व। अब तक हमने अर्धसूत्री विभाजन 1 और अर्धसूत्री विभाजन 2 के विभिन्न चरणों के बारे में सीखा। अब आइए जानें कि अर्धसूत्री विभाजन का क्या महत्व है। अर्धसूत्री विभाजन वो क्रिया है जिसके द्वारा लैंगिक जनन करने वाले जीवों की प्रत्येक जाति में विशिष्ट गुणसूत्र की संख्या संरक्षित रहती है। यद्यपि विरोधाभासी प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप गुणसूत्रों संख्या आधी हो जाती है। इसके द्वारा जीवधारियों की जनसंख्या में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आनुवंशिक विभिन्नताएं बढ़ती जाती हैं। विकास प्रक्रिया के लिए विभिन्नताएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। घटनाओं का अनुक्रम जिसके द्वारा एक कोशिका अपने जीनोम का द्विगुणन कोशिका के अन्य संघटकों का संश्लेषण करती है और अंत में 2 संतति कोशिकाओं में विभाजन करती है, कोशिका चक्र कहलाता है। कोशिका चक्र के 2 मूल प्रावस्थाओं में विभाजित किया जाता है, अंतरावस्था और एम्प्रावस्था या सूत्री विभाजन। एम्प्रावस्था उस प्रावस्था को व्यक्त करती है जब वास्तविक कोशिका विभाजन या सूत्री विभाजन होता है और अंतरावस्था 2 क्रमिक एम्प्रावस्थाओं के बीच की अवस्था को व्यक्त करती है। अंतरावस्था को आगे 3 प्रावस्थाओं में विभाजित किया गया है, G1 प्रावस्था, S प्रावस्था, G2 प्रावस्था। एम्प्रावस्था या सूत्री विभाजन को निम्न 4 चरणों में विभाजित किया गया है: पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था और अंत्यावस्था। सूत्री विभाजन में साधारणतया समान आनुवंशिक अवयव वाली द्विगुणित संतति कोशिकाएं बनती हैं। बहुकोशिकीय जीवों की वृद्धि सूत्री विभाजन के कारण होती है। अर्धसूत्री विभाजन विशिष्ट प्रकार का कोशिका विभाजन है जिसके द्वारा बनने वाली अगुणित संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। अर्धसूत्री विभाजन में केंद्रक और कोशिका विभाजन के 2 अनुक्रमिक चक्र शामिल होते हैं जिसे अर्धसूत्री 1 और अर्धसूत्री 2 कहते हैं, लेकिन डीएनए प्रतिकृतिकरण का केवल एक चक्र पूर्ण होता है। अर्धसूत्री 1 में पूर्वावस्था 1, मध्यावस्था 1, पश्चावस्था 1 और अंत्यावस्था 1 शामिल है, जबकि अर्धसूत्री 2 में पूर्वावस्था 2, मध्यावस्था 2, पश्चावस्था 2 और अंत्यावस्था 2 शामिल है। गुणसूत्रों के व्यवहार के आधार पर पूर्वावस्था 1 को
5 प्रावस्थाओं में उपविभाजित किया गया है, अर्थात तनुपट्टे, युग्म पट्टे, स्थूल पट्टे, द्विपट्टे और पारगति क्रम। स्थूल पट्टे प्रावस्था के दौरान विनिमय होता है,